सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मुल्क के सबसे बड़े शहर में चर्चा है कि उसकी तामीर और तरक्की के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत 1100 अरब का पैकेज ला रही है। खबर यह भी है कि इस पैकेज में 800 अरब के करीब सिंध हुकूमत जबकि 300 अरब के करीब वफाकी हुकूमत फंड्स फराम कर रही है। खबर है कि सियासी जमातें ये पैसा कराची पर लगाएंगी और मरहलावार कराची के मसाइल हल करेंगी। मगर जब इज्जत ही महफूज ना हो तो इन बुलंदो बाला इमारतों का, इन सड़कों का, सेवरेज और निकासी आप के बेहतरीन निज़ाम का एक आम आदमी क्या करेगा? जहाँ एक गरीब की 5 साला बेटी को ज्यादती के बाद जलाकर फेंक दिया जाए और इक़्तिदार पर बैठे हुक्मरानों के सर पर जूं तक ना रेंगे, तो अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से नाज़रीन बताइए, क्या इन्हें ये इक़्तिदार, ये हुक्मरानी, ये शान और शौकत ज़ेब देती है? जो अपने लिए तो महफूज ज़िंदगी का इंतज़ाम करते हैं, मगर जिस आवाम के वोट मांगकर उसके ओहदे को हासिल करते हैं वो अपनी इज्जतें गंवा रहे हैं। खुदा ना करे कि कभी किसी हाकिम की बेटी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा ही कोई एक वाक़या इन अरबाब इख्तियार लोगों के साथ हुआ तो क्या उस वक्त भी वो यूं ही खामोश बैठेंगे? क्या उस वक्त भी कानून इसी रफ्तार से हरकत में आएगा जिस रफ्तार से गरीब की बेटी की ज़िंदगी से खेलने वालों के लिए हरकत में आता है? सवाल ये है नाजरीन कि जो कानून इतने घिनौने जुर्म करने वालों के लिए बनाए जाते हैं वो कब अमल में लाए जाएंगे? मुझे वो शेर याद आता है जो अपने हुक्मरानों से मैं कहना चाहूँगी, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? मैं बात कर रही हूँ मरवा की। एक ज़ैनब हो या हज़ारों ज़ैनब, क्यों कुर्बान होती हैं? क्यों किसी की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं? एक छोटी सी मासूम बच्ची को अगवा करके, रेप करके कचरे कुंडी में फेंक दिया जाता है और अभी तक कुछ पता नहीं चल सका कि उसके साथ ये ज्यादती की किसने, क्योंकि वो गरीब की बेटी है। उबैद शाह मेरे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उबैद, ज़रा इस वाक़े के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा, उसमें अब तक पेशरफ्त क्या हुई है? जो मुश्तबा मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए, उनका DNA कब होगा? जी बिल्कुल, मरवा केस में अभी ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये हुई है कि मजीद 11 को शक की बिना पर हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। पुलिस का ये कहना है कि जो मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है उनके DNA सैंपल हासिल किए जाएंगे और वो DNA सैंपल तिब्बी माहिरीन के हवाले किए जाएंगे ताकि इन केसेस में ज्यादातर जो मुल्जिम तक पहुंचने का जरिया होता है वो DNA ही होता है। अब तक 13 मुल्जिमान को हिरासत में लिया जा चुका है। 2 अफराद पर मरवा के वालिदैन ने शक का इजहार किया था। जाते हैं कुछ दिन पहले ही उनके घर के करीब आकर किराए के मकान में रहना शुरू किया था। इन दोनों को हिरासत में लिया हुआ है, जबकि 11 मजीद मुश्तबा अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है और उनके DNA सैंपल भेजे जाएंगे। ताज़ा तरीन अपडेट ये भी है कि मरवा की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक बच्ची के साथ रेप कंफर्म हो गया है और उसके साथ ही साथ उसके सर पर पत्थर या कोई आहनी चीज मारकर उसका सर जर्ब लगाई गई है जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई है। डॉक्टर जकीर जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की, उनका ये कहना है कि बच्ची के गले और पेट के कुछ नमूने और उसे लेबोरेटरी भेजा गया है क्योंकि ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बच्ची को जहर दिया गया हो। जी बहुत शुक्रिया उबैद शाह। इतना अफसोसनाक वाक़या है कि अल्फाज नहीं मिलते, ये ज़मीन हिल जाती है, लेकिन ये लोग, इनको शर्म नहीं आती, इनको ज़रा सी हया, जो छोटे बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ, मुझे ज्वाइन करें सारिम बर्नी साहब। सारिम बर्नी ट्रस्ट हैं, समाजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सारिम साहब आपका। और ब्यूरो हेड कराची शाहिद तोई साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और ब्यूरो हेड इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सारिम साहब, पहले मैं आपसे गुफ्तगू करूँगी। मुझे समझ में नहीं आता, जब ज़ैनब कत्ल केस हुआ, फांसी दी गई, तो लगा कुछ यूँ था कि अब ये सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन रुक नहीं रहा है। आप क्या समझते हैं इसमें सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? कसूरवार हमारा कानूनी निज़ाम है जो किताबों के अंदर मौजूद है और अमल में बिल्कुल नहीं नजर आता किसी को भी। और ज़ैनब का एक केस हुआ, उसको हाईलाइट किया मीडिया ने, जिसकी वजह से सजा हो गई। उसके अलावा कितने केसों में सजाए मौत दी गई है या सजाएं दी गई है? कोई 1-2 ही केसेस बता दे तो हमें खबर आ जाए। और ये केस भी क्यों अब दम पकड़ रहा है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक कराची की अहम शाहराह सारे दिन बंद कर दी। अगर ये बंद ना करते, सिर्फ FIR आप सही कह रहे हैं सारिम साहब, ये एहतजाज तो कुछ
होश आया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे और हम बात कर रहे थे नन्ही मरवा की। शाहिद साहब, ये जो इलाका है PIB, जहाँ पर इस मासूम सी बच्ची को अगवा भी किया गया, उसके बाद उसका रेप किया गया, ये जो एरिया है ये तो वैसे ही बदनाम ज़माना था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर कर दिया गया था। आप हमें क्या बताएंगे, अभी इस इलाके की क्या सूरत हाल है? मुझसे सवाल करिए। अच्छा, सारिम साहब भी मेरे साथ मौजूद। शाहिद भाई, मैं आपकी जाने बात हूँ, पहले सारिम साहब से बात कर लूँ। सारिम साहब, अभी आप इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि ये मामला इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि लोग निकल के आ गए उस इलाके के, उन्होंने सड़क ब्लॉक की और एहतजाज किया। क्या यही हमारे जरिया रह गए? हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे पहले ही हरकत में क्यों नहीं आते? बिल्कुल यही मैं कह रहा था कि यही जरिया रह गया, और इसी की वजह से ये क्राइम खत्म नहीं हो पा रहे कि जब तक आप सड़कें ना बंद करें, तोड़ फोड़ ना करें, कोई सुनवाई नहीं होती। और इसके बाद SP भी आ जाता है, SSP भी आ जाता है, DIG भी, सारी इंतजामिया आकर के खड़ी हो जाती है और लगता है कि हाँ अब कुछ होगा, या मीडिया का जो है ना रोल लें उसके अंदर, सब कुछ होता है। ये जो थाने बने, मैं समझता हूँ इनको खत्म कर देना ज्यादा बेहतर है। ये थाने असल में क्राइम की जड़ है। ये ऐसे क्रिमिनल्स को सपोर्ट देते हैं, ये इनके पार्टनरशिप में काम कर रहे होते हैं, सामने उनको रखते हैं, पीछे खुद होते हैं। इधर मेरे अपने ऑफिस पे एक बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मैं भी इसी सड़क पे हूँ जहाँ के लिए एहतजाज हो रहा था, बिल्कुल मेरे दफ्तर के सामने ये वाकया हुआ है। अच्छा। सामने वाली सड़क के ऊपर ये यहाँ एक बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ देने के, वो भी उसी आबादी की थी, यहाँ मेरे दफ्तर पे फायरिंग करके गए। आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया। पुलिस को बोले वो ढूंढ रहे होते हैं, और वो भी आपको पूछना पड़ता है। ये तो हाल है, क्योंकि ये पार्टनरशिप पे काम हो रहे होता है सारे के सारे। ये थाने जिस दिन खत्म हो गए, जिस दिन हम आपस में फैसले करने आ गए, आप यकीन जाने किसी की जुर्रत भी नहीं होगी। लेकिन उस क्रिमिनल को ही पता होता है कि ये शरीफ लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? थाने में तो हमारी सेटिंग है, तो हम कुछ कर नहीं पाते और वो दंदनाते फिरते हैं। तो ये सारी वजूहत है। ये कानून किताबों में बनाने के बजाय अमल में लाए। सारिम साहब, एक ऐप बनाई गई थी, अब मुझे नहीं पता कि वो ऐप किस तरह काम करती है। ज़ैनब कत्ल केस के बाद बहुत कुछ लाया गया, ज़ैनब एक्ट बिल लाया गया, एक ऐप भी बनाई गई। बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ क्या ऐसे मुमकिन है? देखिए, ऐप वैप ये हमारे माशरे में चलने वाली चीजें नहीं है। बहुत अच्छी चीजें रहनी चाहिए, लेकिन आपको अपने माशरे को भी देख करके चलने की जरूरत है ना। कि जब मुझे देखें, जब इस वक्त ये बच्ची गायब हुई थी, पुलिस बताया उस वक्त उसने क्या कार्रवाई की? कोई एक कार्रवाई की, कहीं छापा मारा, कहीं मस्जिदों में ऐलान किया, कहीं इदारों के पास गई पुलिस, किसी से राब्ता किया, कहीं सोशल मीडिया पे उठाई उसने कोई चीज? कुछ भी नहीं। इसलिए कि वो अपने इंतजार में रहते हैं कि कोई तमाशा बनेगा तो देखेंगे, नहीं बना तो ये तो आम सी बात है, सुबह शाम होती है। क्या ये ज़ैनब के बाद पहला वाक़या है? नहीं। इस बीच न जाने सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, हर सूबे के अंदर, हर शहर के अंदर, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि वो तमाशे नहीं बने तो रोक दिया। ये तो शुक्रगुजार हूँ मैं मीडिया का। मैं तो चाहता हूँ, मैं तमाम मीडिया को आपके थ्रू कहना चाहता हूँ कि इस आवाज को आगे बढ़ाएं और इस चीज को सीरियस लें, ताकि ज़ैनब की तरह ये भी एक मिसाल बने, और एक ऐसी मिसाल बने कि लोग थाने जाने से पहले जो है ना, फिर ऐसे लोगों के फैसले करें। अब हम थानों के और अदालतों के इंतजार में नहीं रहना चाहते। अब हमें ऐसी चीजों में खुद फैसले करिए। मैं बड़ी एक अलग बात कर रहा हूँ, लेकिन मजबूर होकर के कर रहा हूँ। इंसान जब मजबूर होता है ना, फिर ऐसी बातें करता है। मैं कानून का रखवाला हूँ, कानून को फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन अगर इतना ही सब कुछ देखा जाएगा तो मैं भूल जाऊंगा कानून, मैं भूल जाऊंगा इंसानियत। बच्चियां अगर हमारी महफूज नहीं है, बच्चियों के साथ इस तरह के वाकयात होंगे, तो इंसान कब तक सब्र का दामन से तामे रखेगा। बहुत शुक्रिया सारिम बर्नी साहब आपके कीमती वक्त का। शाहिद साहब, मैं आपसे जो ये था कि PIB कॉलोनी, ये इलाका जिस तरह से अभी सारिम भाई बता रहे थे कि उनका ऑफिस भी वही है, उनके ऑफिस पर इस तरह फायरिंग की गई, कुछ नहीं हुआ, कोई मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए, तो क्या अभी हालात में बेहतरी नहीं आई? खासतौर पे बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़, लगता है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे नाकाम हो चुके हैं? ये देखें सुमैया, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। हम सोचते हैं तो अजीब सा महसूस होता है कि हम किस मुआशरे में रहते हैं। लोग ऐसे भी हैं, इस कदर दरिंदगी करते हैं। जहाँ तक PIB के ताल्लुक़ है, ये इलाका एक ज़माने में नो गो एरिया था, लेकिन अब यहाँ सूरत हाल अमन व अमान की कंट्रोल में है। दहशतगर्दी के वैसे वाक़यात नहीं हो रहे, स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो मरवा का वाक़या है, इसने तो बिल्कुल हिला के रख दिया है। और ये गुंजान इलाका है, पॉपुलस एरिया है, और अब तो यूँ कह लें कि
पहले तो एक पॉश एरिया होता था, अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई हैं, अब तो ये कच्ची आबादी जैसा लगता है, अब एक स्लम सा लगता है, और यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ हो रहे हैं सारे जराइम, लेकिन ये बहुत ही भयानक जुर्म किया है जिसने भी किया है। मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस चाहे तो मुल्ज़मान तक पहुँचना मुश्किल नहीं है, इसलिए कि उस महल्ले में, उस गली में जो लोग इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, इस बच्ची को देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे, अपने साथ ले गए होंगे, उन्हें किसी न किसी ने देखा होगा, किसी न किसी ने परखा होगा, या महल्ले के लोग होंगे या बाहर के भी। लेकिन वही वाली बात है ना कि शाहिद साहब, पुलिस उस तरह से काम ही नहीं करती जिस तरह इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सारे बर्नी साहब ने, सही फरमाया है कि जब तक हम कोई बड़ा एहतजाज ना करें, जब तक लोग बाहर ना निकलें, जब तक लोग जो है लोगों का सब्र जवाब ना दे जाए, जब तक हमारे इदारे हरकत में नहीं आते हैं। ये भी बहुत अफसोसनाक बात है। अब इस केस पे जो है, अगर हम मीडिया वाले या पुलिस वाले इसको अब मजीद अगर इसको हाईलाइट नहीं भी करते तो सोशल मीडिया है लोगों के पास, लेकिन ये कोई हल नहीं है, ये कोई बिल्कुल भी हल नहीं है। हाँ। बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी होती है। आपका पॉइंट आया मुर्तज़ा, ऐप तैयार की गई, कितने लोगों के पास यहाँ पर स्मार्टफोन है? जहाँ ये वाक़या हुआ उन बेचारों को तो पता भी नहीं होगा कि स्मार्टफोन क्या होता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम समझते हैं कि ऐप हम तैयार कर लेंगे, हमने जो बच्ची हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे देंगे। पहले तो अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, और फिर इस तरह की कोई अपने जो पुलिस है उसको कम से कम इतना स्ट्रॉन्ग करें। हर सूबे की बात कर रही हूँ मैं, आप क्या इत्तेफाक करेंगे इस बात से मेरी? जी बिल्कुल, मुझे इत्तेफाक है, और यही बात है कि पुलिस का जो CRPC है जिसके तहत पुलिस चलती है, वो 150 पौने 200 साल पुराना कानून है। वो 150-200 साल पहले की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के बनाया गया था। अभी तक हमने CRPC में क्या मतलूबा वक्त की, इस वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक तब्दीलियाँ की हैं, क्या हमने तरामीम की हैं? सूरत हाल तो ये है कि मजीद अचकज़ई केस में पुलिस का अपना जवान मारा जाता है, और पुलिस जो है वहाँ उसको प्रोसिक्यूशन में इस तरह से उसको फ्री हैंड देती है कि मुल्ज़म बाइज़्ज़त बरी हो जाता है। बात यह है कि वो मॉडल कोर्ट बलोचिस्तान का वाक़या है। अगर पुलिस अपने जवान, अपने शहीद को, जिसको पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया कि किस तरह से मजीद अचकज़ई ने उसको अपनी गाड़ी के नीचे दिया और वो हलाक हो गया, और उसके बाद आज वो बंदा मजीद अचकज़ई बरी कर दिया गया है मॉडल कोर्ट बलोचिस्तान की जानिब से। कोर्ट से सवाल होता है तो कोर्ट कहते हैं कि हमारे पास प्रोसिक्यूशन में जो गवाह आए थे उन्होंने, वो मुनर्रफ हो गए, वो गवाह आए थे उन्होंने गवाही नहीं दी। क्या सिर्फ कोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ उन्हीं शहादतों को मानती हैं जो सिर्फ उनके सामने पेश होते हैं, या काजी जो होता है, काजी अल कज़ा, वो ऐसी शहादतों को भी देख सकता है जो सोशल मीडिया पे ख़ुद पड़ी हुई हों? हज़ारों की तादाद में अभी वीडियोस पड़ी हुई हैं। बात यह है कि इस बेटी को किस जुर्म की सज़ा दी गई है। बुनियादी तौर पे अगर पुलिस वाले तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हैं तो रियासत को ये बात सोचनी होगी कि कौन सा ऐसा पैरेलल कानून है, कौन सी ऐसी पैरेलल एजेंसी है, कौन से ऐसे मरहम हैं, ज़ख़म जो ज़ख़्मों पे मरहम की तौर रखे जा सकते हैं। ये फैसला रियासत ने करना है। बिल्कुल, रियासत ने ना सिर्फ फैसला करना है मुर्तज़ा, बल्कि बहुत ही तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है। इस तरह के मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए, सिर्फ एहतजाज की सूरत गिरफ्तार ना किया जाए। सोशल मीडिया पर हाइप आए या मीडिया पर हाइप आए तो आप गिरफ्तार करें, बल्कि आपको अपना काम करने की ज़रूरत है। अगर इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। ये रियासत की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ऐसे भेड़ियों के शहर में इस तरह खुला ना छोड़ें, उनको इस तरह ना भेजें, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। खैर, मैं आगे बढ़ूंगी, जो कि कराची की बात कर रहे हैं, तो कराची के लोगों के लिए एक पैकेज का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची तशरीफ़ लाए, बारिशों के बाद होने वाले नुकसान पर एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान किया गया और 1100 अरब से ज़ायद के पैकेज का ऐलान किया। उसके बाद एक लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई वफाक और सिंध में, हमेशा की तरह। पहले ये कहा गया कि जी वो 75 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत देगी, मुर्तज़ा वहाब ने कहा, लेकिन सद उमर साहब ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है, 62% जो है वो वफाकी हुकूमत देगी। शाहिद साहब, अगर इसी पर जंग शुरू हो गई है कि कौन कितने फीसद देगा, कौन क्या काम करेगा, तो फिर तो काम का और इस प्लान का तो अल्लाह ही हाफिज है। देखिए सुमैया, इस पे मैंने बहुत काम किया है और मैं वफाक की हुकूमत और सिंध हुकूमत के बजट्स जो हैं गुज़श्ता को 25 साल से बना रहा हूँ। जब भी बजट आते हैं, खबरें मैं बनाता हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे पता है।
अच्छा, जो लोग सिंध हुकूमत के जो लोग ये कह रहे हैं कि इतना फ़ीसद वो देंगे, या वफाकी हुकूमत के जो लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं हम ज़्यादा देंगे, हाँ, दोनों को कुछ नहीं पता। अच्छा, किसी को कुछ नहीं पता। अब ये जो पैकेज है 1100 अरब रुपए का, इसमें से इस पैकेज में से सिर्फ 802 अरब रुपए का जो वो है तफसीलात दी गई हैं पैकेज की, अच्छा। 802 अरब रुपए की। अच्छा, ये वो 802 अरब रुपए का पैकेज है जो 2 दिन पहले वज़ीर आज़म के कराची आने से 2 दिन पहले मुराद अली शाह जिसका ऐलान कर चुके थे। अब ये समझा जा रहा है कि यही जो 802 अरब का जो मुराद अली शाह 2 दिन पहले ऐलान कर चुके हैं, यही सिंध हुकूमत का पैकेज है। सिंध हुकूमत 800 अरब देगी और बाकी 300 अरब जो है वो वफाकी हुकूमत देगी। दोनों ने, वज़ीर आज़म ने भी इसी पैकेज को मीडिया के सामने पेश किया, इसी पैकेज को। अच्छा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये मैं थोड़ा कन्फ्यूजन ले लूँ, मैं ब्रेक लेती हूँ शाहिद साहब, मैं पे आऊँगी और तफसीलन आपसे पूछूंगी कन्फ्यूजन पैदा किसने की है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। हम बात करें कराची पैकेज, इस पर कंफ्यूजन क्यों है और ये कंफ्यूजन फैलाई किसने है, हमें शाहिद जतोई साहब बता रहे हैं। शाहिद साहब, क्या कंफ्यूजन है, ये कितने अरब किसने देने और क्या काम करना है किसने? जी, मैं आपको बता रहा था कि वज़ीर आज़म के कराची आने से पहले जब वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कराची पैकेज का, उससे पहले वज़ीर आला सिंध इस पैकेज का ऐलान कर चुके थे और इसी पैकेज का वज़ीर आज़म ने ऐलान किया। ये है बुनियादी तौर पर 802 अरब रुपए का पैकेज। बाकी 300 अरब रुपए के मंसूबे क्या होंगे अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, अब 802 अरब रुपए के जो मंसूबे हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी कॉस्ट एस्केलेशन से ये 1100 अरब रुपए के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर KCR जो है वो 60 अरब रुपए का है, तो अब ये 60 अरब रुपए में नहीं बनेगा, तो 1100 अरब वो हो सकते हैं। टोटल मंसूबे ये हैं। और कौन कितनी रकम देगा, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो मंसूबे हैं, इसमें कुछ मंसूबे ऐसे हैं जिसमें खुद सिंध गवर्नमेंट जो है फंडिंग करेगी, और कुछ मंसूबे ऐसे हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट भी फंड देगी, और वो भी कुछ ज़्यादा नहीं हैं। ज़्यादा मंसूबे जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के हैं, लेकिन अभी तक इन मंसूबों के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तक इस साल, रवां साल, 802 अरब रुपए के मंसूबों में से सिर्फ 31.7 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने एलोकेट किए हैं, और वफाकी हुकूमत ने सिंध के पूरे सूबे के लिए जितने भी मंसूबे हैं सिर्फ 8 अरब रुपए मख्तस किए हैं। यानी अगर ये सारे के सारे भी उधर लगा दिए जाएं तो नहीं होता। नहीं तो फिर 1100 अरब रुपए, 1100 अरब रुपए 1100 अरब रुपए में से अगर ये 3 साल में मंसूबे मुकम्मल करने हैं, तो 366 अरब रुपए हर साल चाहिए होंगे। 3 खरब 66 अरब रुपए। अब मैं आपको बता दूं कि वफाकी हुकूमत की कैपेसिटी क्या है पिछले 10 साल से, सिंध हुकूमत की कैपेसिटी क्या है पिछले 10 साल से। सिंध हुकूमत जो है पिछले 2-3 साल एम्बिशियस तरक्याती बजट बनाती रही, 300 अरब से ज़्यादा बनाया, फिर पिछले 2 साल से वापस आ गई, इसलिए कि पूरा नहीं हो सकता था। सिंध हुकूमत की हिस्ट्री ये है कि आज तक ये तरक्याती मंसूबों पे, तरक्याती बजट पे 150 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकी है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश 150 अरब रुपए है, जो अब तक हुई है पिछले कई सालों से। वफाकी हुकूमत के जो PSDP है, जो उनका सालाना तरक्याती प्रोग्राम है, जिसको PSDP बोलते हैं, वो भी बड़ा एम्बिशियस है और वो 10 खरब से ज़्यादा चला गया है। और इस साल उन्होंने जो चारों सूबों के लिए 674 अरब रुपए रखे हैं। 674 अरब में कराची के लिए नहीं, पूरे सिंध के लिए सिर्फ 8 अरब रुपए हैं। और हमेशा यही हुआ है कि जो सूबों का कंपोनेंट है तरक्याती, वफाकी हुकूमत की तरफ से जो सूबों का तरक्याती कंपोनेंट है, वो 200 अरब रुपए से ज़्यादा कभी ना खर्च हुआ है। फिर ये क्या है? फिर बिल्कुल सही, आपने बड़ा तफसीलन बता दिया। अब जरा तो हमारे पास अगर वफाकी हुकूमत पूरा का पूरा 200 अरब रुपए दे दे, सिंध हुकूमत पूरे सूबे के लिए कोई और काम ना करे, अपने जो 150 अरब रुपए हैं वो भी दे दे, तो 350 अरब रुपए बनते हैं। 366 अरब रुपए फिर भी नहीं बनते। अब एक और थ्योरी चल रही है
कि जी ये जो पैसे हैं, हाँ। ये कुछ बैरूनी कुव्वतें जो हैं वो देना चाहती हैं। एक कहानियां बन रही हैं। ये कहानियां तो बनती रहती हैं, लेकिन ये क्या है ये मुर्तज़ा? ये कोई सुहाना ख्वाब दिखाया वफाक ने आके वज़ीर आज़म ने कराची वालों को, और ये तो अलग ही स्टोरी है। जिस तरह से शाह जतोई साहब ने बताया, हक़ाइक़ तो यही हैं और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उन्होंने बात की है, और उन्होंने तमाम जो पिछले बजट्स हैं उनको मद्देनज़र रखा। उसके साथ साथ उन्होंने PSTP को मद्देनज़र रखा, जो फेडरल एलोकेशंस हैं उनको सामने रखा, प्रोविंशियल एलोकेशंस को सामने रखा। बात तो ऐसे ही है, लेकिन ये जो पैकेज अनाउंस किया गया है, इस पैकेज के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये एक ख़ुसूसी पैकेज इसको नाम दिया गया है। इसके फ़ंड्स जो हैं वो अपने अपने हिस्से के फंड्स अपनी वही हुकूमतें अरेंज करेंगी। मसलन अगर सिंध हुकूमत है, अगर उसके ज़िम्मे 600 या 700 बिलियन रुपीस लगते हैं, तो वो इन फंड्स को सवाल ये है कि कहाँ से अरेंज करेंगी, सूबाई हुकूमतें हो या वफाकी हुकूमत हो? जी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वहाँ पे जिस तरह सिविक फैसिलिटीज़ के लिए वर्ल्ड बैंक भी मुआवनत करता है, IFC भी मुआवनत करता है, और उसके साथ साथ दीगर जो तरक्याती इदारे हैं दुनिया के, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो भी बिल्कुल सिविक सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तलिफ ममालिक में मेट्रोपोलिटन सिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए, उसमें सिस्टम अच्छा करने के लिए वो फंड्स होते हैं, और वो प्रायोरिटी के ऊपर मिल जाते हैं कि अगर कोई भी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत मिल के किसी भी जगह पे अप्लाई करते हैं, विद इन 2-3 मंथ्स ये पैसे इनको जो है वो एलोकेट हो जाएंगे। अच्छा। और क्योंकि 3 से 5 साल का ये तरीकाकार है, जिसके तहत पूरा प्लान बनेगा, प्लान के बाद फिर इसके तो ये जो कर्जे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या वर्ल्ड बैंक हो, जो इससे कर्जे ये लिए जाएंगे, जिसको आप कह रहे हैं टाइम लगता है, इनको उतारेंगे कहाँ से फिर? जी, लेकिन यही मैं बताता हूँ कि ये इस तरह से सिविक फैसिलिटीज़ के लिए जो कर्जे मिलते हैं इन IFC से या दीगर जो मालियाती इदारे हैं उनसे, उनकी जो प्रॉफिट रेशो है वो भी बहुत कम होती है। अच्छा। यानी कि शरह सूद बहुत कम होता है उनके ऊपर। और दूसरी बात ये होती है कि जिस तरह से 5, 7, 10 अरब रुपये या 20 अरब रुपये जो रखे जाते हैं मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए, वो भी चलते रहेंगे। साथ एक हिस्सा होता है एक्सटर्नल डेट को रिटायर करने के लिए, उसमें वफाक अपनी जगह अपना हिस्सा डालेगा, सूबा जो है वो अपना हिस्सा डालेगा, और बतदरीज इस काम के लिए ये जो प्लान पेश किया गया उसके मुताबिक करने लेकिन मुर्तज़ा अगर इतनी कंफ्यूजन होगी, ये जो मंसूबे हैं ये कुछ स्पेशल नहीं हैं, ये वही मंसूबे हैं जो पिछले 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से इनकी बजट बुक्स में आ रहे हैं। उनको कहा गया है कि आप कंप्लीट करें, और इसमें कुछ भी नहीं है। जरा शाहिद साहब दिखाइएगा ये हमारे कैमरे पे दिखाइएगा। इसमें ये वही मंसूबे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, KCR के लिए फॉरेन फंडिंग जो है वो चाइनीज़ कंपनी पहले मना कर चुकी है। KCR के लिए जायका पहले मना कर चुका है। अब इसको इन्होंने CPEC में डाला है, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मसला हल नहीं हुआ। इसी तरह S3 है, सेवरेज का मंसूबा है, और दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम हैं, वो ठेके दिए थे कराची में कुछ लोगों को, चाइनीज़ कंपनी को, उनकी पेमेंट नहीं हुई, वहाँ ये डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, और वो प्राइवेट यही तो सवाल मैं कर रही हूँ मुर्तज़ा से। ये जो है फंड जो हैं अभी अरेंज करने के लिए मैं बैठा हुआ था, यहाँ पे जो महकमा ख़जाना के लोग हैं और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लोग हैं, अभी तक इन मंसूबों के बारे में पाइपलाइन में ना तो कोई मीटिंग अरेंज है, ना ही कोई किसी किस्म का फंड्स अरेंजमेंट के लिए कोई चीज़ पाइपलाइन में है। कब होगा, कैसे होगा? अगर आज भी KCR पे काम शुरू कर दिया जाए तो 3 साल में मुकम्मल नहीं होगा। आज भी अगर S3 पे काम शुरू कर दिया जाए तो ये 3 साल में मुकम्मल नहीं होगा। आज भी अगर सारे फंड्स दे के K4 को शुरू कर दिया जाए तो भी ये मुकम्मल नहीं होगा। अब मैं समझता हूँ कि ये जो है या तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, या लोग बारिश की वजह से बहुत फेडअप हुए, उनको तसल्ली देने के लिए उनको ये, तो यानी कि ये सिर्फ एक सुहाना ख्वाब है, तसल्ली तशफ़ी के लिए कुछ एक फंड्स नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के पास भी, और उसके बाद और ना ही फॉरेन फंडिंग के लिए अभी तक कोई चीज़ पाइपलाइन है। मुर्तज़ा जब कुछ है ही नहीं
तो फिर ये कागज़ों में भी नहीं है ये चीज़ और कहीं भी नहीं है, ना कोई मीटिंग ना कोई इस तरह की बातचीत, तो फिर ये क्या हो रहा है? ये आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम इस स्टेज पे तो कम से कम ये इस तरह से नहीं कह सकते कि अवाम को वहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ है जो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुंह को आएगी अगर खुदा न खास्ता उन्होंने इस तरह का कोई बिहेव करने की अवाम से कोशिश की। और ये सिलसिला जो है, जिस तरह से NDMA को ये कहा गया है कि वो तमाम कराची के नाले साफ़ करेगा और उसके अतराफ़ में जो भी आबादियाँ होंगी उनके जो डैमेजेस होंगे, कोलैटरल डैमेजेस होंगे, उसको सूबाई हुकूमत अपने फंड्स के साथ उनको दोबारा बहाली उन लोगों की करेगी। अभी सिर्फ ये काम शुरू होगा और उसके साथ साथ देखें, अगर हुकूमत सिंध कोई फ़ंड ऐसा 1000 अरब रुपए का, 1 खरब रुपए का अरेंज करना चाहे तो वो विदिन 1 वीक, विदिन 10 डेज़ कर सकती है, क्योंकि इतनी ज़मीनें, इतनी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं जिसको किसी भी कबीना के इजलास में रख के और किसी भी जिस तरह से बड़ी बड़ी सोसाइटियों को फ्री में जो दी गई हैं, वहाँ 2-4 किता राजी जो है वो दे के, ये एक बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस जो बिल्कुल मुर्जा यही बात वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं, नहीं है ये बात वज़ीर आला सिंध भी कह रहे हैं कि जो अदालत ने हुक्म दिया है बहरिया टाउन को कि जी आप सिंध की ज़मीन के पैसे जमा कराएं, वो पैसे सिंध हुकूमत को मिलने चाहिए, सही, लेकिन वो सिंध हुकूमत को नहीं दिए जा रहे। सिंध हुकूमत की ज़मीन है, सिंध हुकूमत की। चलें, ये जो चीज़ है ना, ये अब वक्त आने पर ही थोड़ा होगी, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लान है और इतना बड़ा मास्टर प्लान है कराची की दादरसी के लिए, कराची और सिंध वालों की दादरसी के लिए। अभी किस करवट बैठेगा ये ऊँट, कुछ दिनों में चीज़ें खुल के सामने आएंगी। ब्रेक में ले रही हूँ, वापस आऊँगी। तो 6 माह स्कूल्स खुल रहे हैं, किन SOPs के तहत और क्या इंतजाम होंगे स्कूल्स में, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। तालीमी इदारे खोलने का 6 माह बाद फैसला कर लिया गया। 15 सितंबर से मरहलावार कॉलेजेस, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी। तो सिंध में तालीमी इदारे नाजरीन 15 से 30 सितंबर तक मरहलावार खोले जाएंगे। ये फैसला किया गया है। 9वीं से लेकर हायर क्लासेस बशमूल जामियात खोली जाएंगी। 22 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात तक क्लासेस शुरू होंगी, जबकि 30 सितंबर को प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस खोल दी जाएंगी। महकमा तालीम ने तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक SOPs तैयार कर ली हैं। एक डेस्क पर सिर्फ एक तालिब इल्म को बैठने की इजाज़त होगी। मास्क और हैंड सैनिटाइज़र घर से लाना लाजमी होगा। रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। तमाम स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा और तालीमी इदारों में असम्बली की इजाज़त भी नहीं होगी। तलबा के लिए तालीमी इदारों और वैन में समाजी फासला बरकरार रखना लाजमी होगा और तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए भी मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान स्कूल एसोसिएशन के तारिक शाह साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। ये SOPs जो तैयार की गई हैं, क्या तय किया है स्कूल्स ने, किस तरह अमल करवाएंगे? ख़ास तौर पर ये जो एक डेस्क पर एक स्टूडेंट को बैठने की परमिशन होगी, अगर एक क्लास में 22 बच्चे हैं तो कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, देखें बहुत शुक्रिया आपने ऑन बोर्ड लिया। देखें ये जो फैसला है ये बड़ा खुशाइंद है कि अब स्कूल्स भी जो है और तालीमी इदारे अब खुल जाएंगे, क्योंकि बाकी शोबेजात तो खुल चुके हैं। तो देखिए SOPs जहाँ तक बात है जो हमने भी बैठ के उनके साथ मुरतब किए हैं, तो इसमें शिफ्ट वाइज जो है ना स्कूल लगाए जाएंगे। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक डेस्क पे एक बच्चे को बैठाकर नॉर्मल स्कूलिंग की जा सके। तो इसके अंदर जो है वो हमें 2 शिफ्ट के अंदर, या अगर कोई ओल्ड स्कूल मैनेज नहीं कर पाए तो वो ऑल्टरनेट डेज के अंदर जो है वो बच्चों को स्कूल बुलाएगा। मतलब एक दिन बच्चा आएगा और एक दिन घर बैठ के वो घर बैठ के करेगा, फिर उसके नेक्स्ट डे जो है ना वो स्कूल आएगा। नहीं तारिक साहब, ये एकेडमिक ईयर का तो वैसे ही खासा नुकसान हुआ, ऑनलाइन में पढ़ाइयाँ उस तरह हो भी नहीं पाई हैं, तो उसको कवर कैसे करेंगे स्कूल्स? देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो मामला अभी चले हैं तो इसमें हमने गवर्नमेंट से ये बात की है कि एकेडमिक सेशन जो है वो कम है, तो इसलिए सिलेबस भी जो है वो श्रिंक कर दिया जाए, ताकि जो है वो बच्चों को जो है वो आसानी जो है वो कवर कर सकें। तो एकेडमिक सेशन भी श्रिंक होने का मरहला स्टार्ट हो चुका है और गवर्नमेंट जो है वो एकेडमिक बोर्ड के साथ बैठकर सिलेबस को श्रिंक कर रही है।
अच्छा, सिलेबस अगर श्रिंक कर भी दिया जाए तो ज़ाहिर है, अगर कैम्ब्रिज सिस्टम की बात ना करूं, सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल्स हैं फरवरी में ईयर कंप्लीट होता है और फिर पेपर्स हो जाते हैं, तो क्या इस चीज़ को भी आगे बढ़ाया जाएगा कि पेपर्स की डेट और मंथ चेंज किया जाए? जी ठीक है, बिल्कुल पेपर जो है उसका मन चेंज होगा। अच्छा। लाजमी चेंज होगा। और 9th एंड 10th का जो है सिलेबस वो भी रिवाइज किया जा रहा है कि SLO जो होते हैं, स्टैंडर्ड लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं, उसकी बेसिस पे जो है वो सिलेबस बनाया जा रहा है। अच्छा। ताकि बच्चों का कोई भी लर्निंग आउटकम जो है वो स्किप तो ये कब बनाया जा रहा है, क्योंकि टाइम तो कम है, आज 7 तारीख है, 15 से अगर 9 से जो बड़ी क्लासेस हैं उनके खुल जाएंगी और एकेडमिक उनकी सारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, तो ये कब फाइनलाइज कब होगा ये सिलेबस को श्रिंक करना? देखिए इसकी मीटिंग फाइनलाइज हो चुकी है, बस फाइनल अप्रूवल का वेट कर रहे हैं हम। फाइनल अप्रूवल के बाद जो है वो बस ये पब्लिक हो जाएगा। और इसके अंदर एक और चीज भी है कि सैटरडे जो है वो वर्किंग डे होंगे। अच्छा। तो एक दिन और मजीद ऐड हो जाएगा एजुकेशन के अंदर। तो और विंटर वेकेशन की भी छुट्टियां नहीं होंगी, दिसंबर की छुट्टियां नहीं होंगी? नहीं, विंटर वेकेशन हमारी प्राइवेट सेक्टर की सजेशन ये है कि विंटर वेकेशन की हॉलिडेज ना दी जाए। अगर कोई कोल्ड वेव आ जाती है तो वो 1-2 दिन जो कोल्ड वेव का रहेगा उसमें छुट्टियां दे दी जाए, वैसे कोई अनाउंस ना की जाए। बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब। ये कुछ मोटिव जो मैं पूछना चाह रही थी, और ज़ाहिर है माँ बाप खुश हैं लेकिन परेशान इसलिए भी हैं कि वबा तो मौजूद है, लेकिन उस सूरत हाल में ज़ाहिर बच्चों का तालीमी साल है वो भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। शाहिद साहब, जो अगर कराची और सिंध के स्कूल्स की बात करें, प्राइवेट स्कूल्स और जो बच्चे हैं और जो उनके माँ बाप हैं वो सब कुछ ये कर लेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर इन SOPs पर अमल कैसे होगा? जी, ना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉब्लम होगा, बल्कि जो छोटे छोटे इलाकों में 2 कमरों में स्कूल बने होते हैं या तंग जगहों पे स्कूल बने होते हैं, वहाँ भी ये प्रॉब्लम होगा। अल्लाह ने करम किया है पाकिस्तान पर कि अब जो है वो कोरोना के केसेस कम हो गए हैं और मज़ीद कम होते जा रहे हैं, लोगों में खौफ भी ख़त्म हो गया है। लेकिन एहतियात ज़रूरी है और एहतियात लाजिम है। एहतियात बहुत, मैं आपका इसलिए यहाँ पर रोकूंगी कि मुर्तज़ा से ही बात करूँ, एक 30 सेकंड रह गए। मुर्तज़ा, ये जो सवाल है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में किस तरह SOPs पर अमल किया जाएगा? बहुत दुरुस्त आपका ये सवाल है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में SOPs के ऊपर किस तरह से अमल किया जाए। अमल जो है वो ज़्यादातर वालिदैन ने करना है। आपने ये देखा है कि तमाम तर चीज़ों में ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा वालिदैन की बन रही है। उनका इम्तहान अभी ख़त्म नहीं हुआ, जिस तरह से वो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से बड़ी परेशानियों का शिकार रहे हैं और फीसें भी भरते रहे हैं, इसी तरह से आप ये देखें कि अभी जब वो जाएंगे तो बच्चे के ग्लव्स, बच्चे के जो सैनिटाइज, बच्चे का मास्क, ईच एंड एवरीथिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वालिदैन की। और स्कूल वाले कहते हैं कि अगर हम एक दिन बुलाएंगे, दूसरे दिन जो है वो छुट्टी होगी, उससे तीसरे दिन फिर बच्चा आएगा, तो इसका मतलब यही है कि वालिदैन को सुबह शाम बस स्कूल में ही बच्चों को छोड़ना है और बच्चों को लेना है। सरकारी सतह पे स्कूल में सबसे जो अहम फैसिलिटी है वो ये होती है कि एक तो सरकारी स्कूल खुले हैं, सरकारी स्कूलों में जगह बहुत ज़्यादा है, गुंजाइश, लोग कम दाखिल करवाते हैं, तो फिर ये सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपका भी, शजत का भी, वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बस मैं ये कहना चाहूँगी, आपके बच्चे हैं, जिम्मेदारी वाकई आपकी ज़्यादा है, वबा ख़त्म नहीं हुई है, तो एहतियात लाजिम है। बच्चों के स्कूल ज़रूर खुल रहे हैं लेकिन आपने एहतियात ज़रूर रखनी है और अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।